हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है आदित्य कौशिक, आप सब प्यार से मुझे बुलाते हैं आदि भैया एंड वेलकम टू फिजिक्स वाला। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं अपना क्लास 8th न्यू एसएसटी बुक का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द राइज ऑफ मराठास। एंड ट्रस्ट मी, सबसे मजेदार सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है भैया छत्रपति शिवाजी महाराज की कंप्लीट स्टोरी आज हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। मजेदार चैप्टर होने वाला है, तो भैया आराम से बैठ जाओ, ईयरफोन लगा लो एंड मजे लो इस चैप्टर के। एंड इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी वन शॉट में, सब कुछ एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो टेंशन लेने का नहीं। शुरू करते हैं भैया। देख लो चैप्टर आपका कुछ इस तरीके से शुरुआत की जाती है, जहां पर रामचंद्र पंत आमत्य जो थे, इन्होंने एक लेटर लिखा था, जिस लेटर में ये साफ साफ लिखते हैं कि ये जो यूरोपियन कंपनी भारत में आई है, इनका भैया ट्रेड, इनका इंटेंशन नहीं है। इनका इंटेंशन है इंडिया पे टेरिटरी बनाना, इंडिया पे रूल करना। ये इन्होंने पहले लिख दिया था। ये भी मराठा थे। अब ये देख लो भैया, ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एक टाइमलाइन के साथ। बेटा टाइमलाइन से क्या होता है ना, हमारे दिमाग को एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है। अच्छा ये है, इधर से शुरू होता है। तो इस चैप्टर में शुरुआत करेंगे हम जब जन्म होता है शिवाजी महाराज का, जो कि कब होता है दोस्तों, ये जन्म होगा 1630 में। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया, अब सही है। तो ये जन्म कब होगा बेटा, 1630 में जन्म होगा। और इसी को हम अच्छे से फिर आगे बढ़ेंगे। शिवाजी का रूल कैसे बिगिन होता है, फिर फाउंडिंग ऑफ मराठा नेवी 1657 में होता है, फिर उनको कैसे जेल में डाल दिया जाता है, फिर कोरोनेशन यानी कि भैया पूरे भारत के छत्रपति कहलाते हैं वो, ये 1674 में। फिर साउथ में क्या होता है, फिर शिवाजी की डेथ हो जाती है। फिर शिवाजी के बाद कौन कौन लोग आते हैं, मुगल्स मराठा वॉर होती है, फिर मराठा का दिल्ली पे तक कंट्रोल आता है। एंड लास्ट में बैटल ऑफ पानीपत के बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड, और उसके बाद लास्ट में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद मराठास डिक्लाइन हो जाते हैं। तो मराठास के बारे में सब कुछ आज हम जानेंगे। राइज से शुरू करेंगे, डिक्लाइन तक जाएंगे, सुपर इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे होंगे। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा हमें कि हु वर मराठास, ये लोग थे कौन बेसिकली। तो मराठास एक कम्युनिटी थी जो महाराष्ट्र के लोगों को कहा जाता था। तो मराठास, जो मराठा लोग हैं, दीज वर प्राइमरीली, ये कौन थे बेटा, हां जी देखो, तो प्राइमरीली महाराष्ट्र से थे, सिंपल बात है। और उसके साथ साथ मराठी बोलते थे, ये आपको ऑलरेडी पता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अब मराठास के बारे में अलग बात क्या है, वो ये ध्यान से सुनना दोस्तों। इस समय भारत में चल रहा था भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट यानी कि ये कुछ ऐसे हमारे सेंट थे जो हमें समझाते थे कि भक्ति जो है ना, पूजा आराधना जो है वो नहीं है जो पहले ब्राह्मण आके कह के जाते थे कि नहीं पूजा तो सिर्फ कास्ट सिस्टम में होती है, आप जो गरीब लोग हैं वो, या फिर जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो पूजा नहीं कर सकते। आप समझते हो ना, जो रिचुअल्स थे बड़े डिफिकल्ट वाले, वो भक्ति नहीं थी। भक्ति इज समथिंग जो कि आप अपने अंदर से रखते हो, इट इज अ फीलिंग। और ये फीलिंग कुछ लोग थे जैसे कि ज्ञानेश्वर और तुकाराम संत, ये दुनिया को समझा रहे थे। और भक्ति के साथ साथ इन्होंने यह भी समझाया कि कैसे हमें जरूरत है एक पॉलिटिकल फोर्स बनने की, है ना, हमें जरूरत है अपने भारत को अपना बनाने की, क्योंकि इन लोगों को यह समझ में आ गया था कि कैसे ये बाहरी लोग, ये यूरोपियन लोग आके हमारे देश पर कब्जा कर रहे हैं। और इसी चीज को हम जानेंगे कि कैसे मराठास जो थे वो एक पॉलिटिकल फोर्स बन के उभरे शिवाजी के नेतृत्व में इन द 17th सेंचुरी। ये चैप्टर इसके बारे में होने वाला है। आपको आदि भैया बड़ा लंबा इंट्रोडक्शन चल रहा है, भैया इतना ग्रैंड चैप्टर है, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो लंबा होना है। आ जाओ अब ध्यान से देखो और समझो। हम बात करते हैं सबसे पहले 13th सेंचुरी की। तो 13th सेंचुरी में ये जो पूरा एरिया था, इस एरिया पे यादव डायनेस्टी जो है रूल कर रही थी। अब ये यादव डायनेस्टी के बारे में हमें ज्यादा नहीं जानना, बस हमें इतना जानना है कि ये जो यादव डायनेस्टी थी जिसकी कैपिटल थी देवगिरी, ये कैपिटल थी। अच्छा येलो कलर दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं, देवगिरी जो कि आज के समय में दौलताबाद में है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर यहां से दिल्ली सल्तनत आ जाती है और अलाउद्दीन खिलजी इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लेता है और ये पूरा महाराष्ट्र वाला एरिया अंडर द दिल्ली सल्तनत आ जाता है 14th सेंचुरी के बाद। अब देखो हु वर द मराठास। तो मराठास को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस पूरी कम्युनिटी की जो इंटेंशन थी, वो क्या चाहते थे, उनका लक्ष्य क्या था, क्या वो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते थे, ये समझना पड़ेगा। एंड वो इंस्पायर्ड थे द भक्ति मूवमेंट और कल्चरल यूनिटी से। तो देखिए दोस्तों, जो भक्ति मूवमेंट था जो 7th से 17th सेंचुरी तक चला, इसने दुनिया में क्या फैलाया, इसने दुनिया में डिवोशन की भावना को फैलाया।
मराठी पोइट्री जैसे कि संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, इनके जैसे लोगों ने, इन्होंने करा क्या, इन्होंने उपनिषद और भगवत गीता को ट्रांसलेट करा संस्कृत से मराठी भाषा में। तो अब मराठी जो लोग थे इनको ये चीजें समझ में आने लगी, रिलीजियस कम्युनिटीज इनको सिखाई जाने लगी, पॉलिटिकल अवेयरनेस हुई कॉमन लोगों में। ये है मेन चीज। दिस क्रिएटेड अ कल्चरल यूनिटी। जिससे क्या हुआ, जिससे एक कल्चरल यूनिटी लोगों को समझ में आने लगी। उन्हें समझ आया कि भैया कैसे हम भारत के लोगों का अपना एक कल्चर है और हम किसी और लोगों को आके अपने देश पे कब्जा ऐसे कैसे करने देंगे। हेल्पिंग द मराठास यूनाइट एंड राइज एज अ पॉलिटिकल पावर बाय द 17th सेंचुरी अंडर शिवाजी। और जब ये सारी चीजें पॉलिटिकली अवेयर हो रहे थे, दे अंडरस्टूड कि भैया इतने टाइम से जो दिल्ली सल्तनत हम पे रूल कर रही है, ये दिल्ली सल्तनत भी तो हमारी नहीं है, ये भी तो बाहर के लोग हैं जो आके हम पे रूल कर रहे हैं। तो अब हमें चाहिए क्या, आजादी। आपको पता है शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज को वन ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये कितने साल पहले से, जब से पूरी तरह ब्रिटिश आर्मी ने इंडिया को कैप्चर भी नहीं करा था, उससे पहले से ही ये अब क्या चाहते थे, सेल्फ रूल। ही ओनली वॉन्टेड वन थिंग। क्या चाहिए था उन्हें, उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी बेटा, जो कि वो बहुत पहले समझ गए थे, सेल्फ रूल, स्वराज। ये अपने दिमाग में क्लियर रखना। जो मराठास है उन्हें इतना ग्रेट माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि वो समय से बहुत आगे का सोच के ये जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है ना, स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है ये इनको समझ में आ गया था। तो ये याद रखना, ये क्लियर हो गया। चलो अब स्टोरी पे चलते हैं, ठीक है। दिस वाज बैकग्राउंड, नाउ लेट्स कम टू स्टोरी। अब स्टोरी देखो, ये ध्यान से देखो कि शिवाजी जो हैं, उनके जो पिताजी हैं उनका नाम था शाहजी। अब शाहजी कौन थे, शाहजी कमांडर थे अहमदनगर के। तो दोस्तों इस समय 15th सेंचुरी के आसपास ये इंडिया का नक्शा कुछ ऐसा था, ये पूरा मुगल एम्पायर था और नीचे ये जो डेक्कन एरिया था भैया, इस पे सबकी नजर थी। मुगल एम्पायर कैसे भी करके बस ये डेक्कन के एरिया को कैप्चर करना चाहता था, क्योंकि भैया यहां पे बहुत सारे रिसोर्सेस थे। यहां पे आपको कोस्ट भी मिल रहा था, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट, ईस्ट को और वेस्ट। तो भैया ये बहुत बढ़िया एरिया था। लेकिन ये एरिया डिवाइडेड था अलग अलग 5 स्टेट्स में, अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, गोलकोंडा और बिरार। तो जो महाराष्ट्रियन लोग थे, जो भोसले लोग थे, भोसले क्लैन के लोग, जैसे शाहजी का पूरा नाम था शाहजी भोसले, जो शिवाजी के पापा थे, इनका काम होता था कि ये अहमदनगर और बीजापुर सल्तनत के कमांडर्स हुआ करते थे। नॉट द राजा, किंग नहीं है, किंग अलग है, ये उनके अंडर में कमांडर एक कम्युनिटी थी। समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं शिवाजी की। तो दोस्तों शिवाजी भोसले, जिनका जन्म 1630 में हुआ था और कहां हुआ भी बताऊंगा, पुणे में हुआ था, मेड द मराठास एन इंडिपेंडेंट पावर। इन्होंने मराठास को एक इंडिपेंडेंट पावर बना दिया। जैसे कि शाहजी के समय पे जो शिवाजी के पापा थे वो अहमदनगर के जो मलिक निजाम शाह थे उन पे डिपेंडेंट थे। हर जगह के यहां पे लिखा है आदिल शाह, बीजापुर का राजा था आदिल शाह, इन सब पे डिपेंड थे। लेकिन शिवाजी ने क्या करा, शिवाजी ने जो पूरे महाराष्ट्रियन लोग थे, मराठास थे, इनको एक इंडिपेंडेंट पावर में कन्वर्ट करा। सबसे बड़ी बात, और इसके लिए इन्होंने क्या यूज करा, इन्होंने यूज करा स्मार्ट गोरिल्ला वॉरफेयर, है ना। नॉर्मल नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, टेक्निक के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग नेवल आर्मी, नेवल एंड मिलिट्री विक्ट्रीज। ये आपको पता है द फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है शिवाजी महाराज को। नहीं पता था, कोई बात नहीं, अभी बता दूंगा, चलो और अच्छे से बता दूंगा। और इनको छत्रपति की जो उपाधि इन्हें मिली 1674 में। अब इनकी अर्ली लाइफ से शुरुआत करते हैं, बचपन इनका कैसे बीता, हुआ क्या था, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो। वापस चलते हैं इधर, तो बात करते हैं शिवाजी के जो पापा हैं शाहजी भोसले की। तो शाहजी भोसले जो थे वो यहां पे पुणे और सूबे 2 एरिया थे, इन 2 एरिया के कमांडर थे। यहां की जागीर थी, जागीर आपको याद है ना, मुगल के टाइम पे जागीर होती थी। जागीर यानी कि अब इस एरिया का पूरा टैक्स कलेक्शन आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास अपनी एक आर्मी भी है और आपको बस क्या है, राजा को रिपोर्ट करना है। लेकिन अब मजे की बात यह थी, जो शाहजी भोसले थे, ही वॉज वेरी क्लेवर। वो अपनी जो लॉयल्टी है वो शिफ्ट करते रहते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो एकदम अहमदनगर के लिए वो हो गए कि भाई अहमदनगर के लिए मैं लॉयल हूं, ऐसा नहीं। वो कई बार मुगल आर्मी के अंडर भी काम करने लगे। वो ऐसा मानते थे कि हमें अपनी इंडिविजुअल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी करना पड़े वो ठीक था।
और आगे जाके यही सही प्रूव हुआ। तो शाहजी ने, जो शाहजी थे, उन्होंने कई बैटल्स लड़ी। इनफैक्ट उन्होंने मुगल्स की साइड से भी बैटल लड़ी और लास्ट में अहमदनगर की साइड से भी बैटल लड़ी। आखिर में हुआ क्या? आखिर में हमें ये नहीं जानना कौन सी क्या बैटल्स लड़ी, हमें तो शिवाजी के बारे में जानना है। लेकिन वो बैक स्टोरी क्या है? बैक स्टोरी ये है कि पुणे की जागीर तो इन्हें मिली हुई थी बहुत पहले से, लेकिन एक ट्रीटी हुई जिसके कारण ये पुणे में नहीं रह सकते थे, तो इन्हें भेज दिया बीजापुर के साउथ में। तो ये बीजापुर के साउथ में कमांडर बन गए और अब वहां पे रूल कर रहे थे। लेकिन क्योंकि पुणे की जागीर ये नहीं ले सकते थे, इन्हें पता था कि अगर ये वहां नहीं रहे तो चली जाएगी, कोई और आके लूट लेगा। तो इन्होंने अपने छोटे बच्चे और अपने पिता, जो इनके भी पिताजी थे, और इनकी जो वाइफ थी जीजाबाई, इन 3 लोगों को छोड़ दिया यहां पुणे में, पुणे के पास जो किला था। और यहीं पे जन्म होता है किसका? यहीं जन्म होता है हमारे शिवाजी महाराज का। तो शिवाजी का जन्म होता है 1630 में। शाहजी और जीजाबाई, इनके माता पिता ऑफकोर्स भोसले क्लैन में थे, पुणे में ग्रो अप हुए, वहां पे अच्छी एजुकेशन मिली। क्योंकि महल, भैया महल, सबसे पहले आपको कंटेंट समझना पड़ेगा। आप कॉन्टेक्स्ट ये मत समझना कि ये कोई एकदम रोड पे निकले हुए बच्चे थे, नहीं भैया, महलों में बड़े हुए हैं। ऑलरेडी आर्मी इनको मैनेज करती थी, एवरीथिंग वॉज प्रोटेक्टेड। तो सारी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज मिली। इनके फादर के एब्सेंस के बावजूद भी उन्होंने क्या करा? डेक्कन सल्तनत, मतलब इनके जो फादर थे वो डेक्कन सल्तनत को सर्व कर रहे थे, वही जो मैंने आपको बताया अहमदनगर में सर्व कर रहे थे। अब देखो, जैसे जैसे बड़े हुए, इनके दिमाग में थॉट प्रोसेस इनको समझ में आया कि भैया मेरे देश को स्वराज की जरूरत है। और इस समय न मेरे पापा और न आसपास के लोग कोई भी स्वराज की बात ही नहीं कर रहा। ये सब तो क्या बात कर रहे हैं? इतना टेरिटरी बढ़ा लो, इतनी टेरिटरी बढ़ा लो, ये कर लो, वो कर लो। इनको समझ में आ गया कि हमें जरूरत है स्वराज की। तो 16 साल की उम्र में ही, 16 साल से पहले ही, जैसे ही थोड़े बड़े हुए, ये आसपास के लोगों की बहुत मदद करने लगे, है ना। ही काइंड ऑफ बिकेम अ किंग, और या फिर वो कमांडर। अपने पापा की जो पोजीशन थी इन्होंने बहुत कम उम्र में ही ले ली पुणे में, और पुणे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, आपको पता ही है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या शुरू करा? इन्होंने देखा कि ऐसे किले ढूंढे जाएं जहां पे सिक्योरिटी कम है ना, ऐसे किले ढूंढे जाएं जहां सिक्योरिटी कम है। तो ऐसा ही इन्हें किला मिला, ठीक है, ऐसा ही इन्हें किला मिला पुणे में। नेग्लेक्टेड फोर्ट जो था, इन्होंने उसको कैप्चर कर लिया, और सबसे पहले इन्होंने वहां पे अपना रूल बनाया, गोरिल्ला वॉरफेयर, क्विक सरप्राइज अटैक विद स्मॉल ग्रुप टू डिफीट लार्जर आर्मीज, बिल्डिंग द आइडिया ऑफ स्वराज्य। अब ध्यान से देखो, इनका अटैक करने का तरीका क्या था? अब भैया नेग्लेक्टेड था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस किले पे कोई लोग ही नहीं थे। भैया लोग तो थे, आर्मी तो थी, लेकिन उस आर्मी को हराने के लिए यूज करते थे गोरिल्ला वॉरफेयर। एक वॉरफेयर क्या है? तुम भैया, महल इधर है, एक वॉरफेयर देखो, ये है महल, लेट सपोज ये ए है। अब एक सिंपल, अभी तक वॉर कैसे होती थी कि भैया एक दूसरा राजा आएगा और वो अपनी पूरी ऐसे आर्मी लेके आएगा और बोलेगा सीधे सीधे मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, तुम्हारे पास मौका है, आओ भिड़ लो। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट अप वॉर। भैया ऐसे नहीं होती गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर होती चालाकी से। चालाकी से क्या होगा कि सीक्रेटली, इंटेलिजेंस के थ्रू, जैसे आज के समय में आर्मी काम करती है, पहले खबर ली जाएंगी कि अच्छा इस किले में आखिर लोग कितने हैं। पता चल गया 30 लोग हैं, तो ठीक है 30 लोग हैं, मतलब हम 15 लोग मिलकर भी हरा सकते। तो 2 इधर से जाएंगे, 2 इधर से जाएंगे, 2 इधर से जाएंगे। ऑलरेडी 1-2 बंदे इसके अंदर होंगे पहले से ही, जो कुछ महीनों से यहां नौकरी कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, जस्ट लाइक अ सर्जिकल स्ट्राइक, कि पूरा फुल्ली प्लान्ड, कि भैया जरूरी नहीं है कि 30 लोग हैं तो हमें 40 लोग ले जाके इन्हें हराना है ना, हम 15 लोग भी चालाकी, टाइमिंग और दिमाग से इनको हरा सकते हैं। यही था गोरिल्ला वॉरफेयर, और इसी तरीके का वॉरफेयर का यूज करते थे शिवाजी। आगे बढ़ते हैं, अब इनकी थोड़ी विक्ट्रीज की बात करते हैं। अब आपको समझ में आ गया, ये 16 साल के हो गए हैं, इन्होंने अपना एक किला भी ले लिया है। अब आगे जाके इन्हें और लड़ाइयां लड़नी है। अब इनके पिताजी भी इनके साथ हो ही गए, तो ही क्रिएटेड अ मराठा नेवी। सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने करी, जो कि इंडिया में किसी ने नहीं करी। मुगल्स के पास अपनी नेवी नहीं थी, मुगल्स नॉर्थ में थे, नॉर्थ में नेवी का काम नहीं था, ये डेक्कन में थे। इन्हें पता चल गया था कि डेक्कन में जो कोस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर कोस्ट मैंने हथिया लिया तो भैया मुझे हराना अब किसी आम लल्लू पल्लू राजा के बस की बात नहीं रह जाएगी। तो इन्होंने बनाई अपनी नेवी। अब आप क्या ये मत सोचना कि नेवी इन्होंने क्या सपनों से बना दी। इनको पता कैसे था नेवी होती है? बेटा ऐसा नहीं है, समझो हमारे देश में लास्ट 2000 सालों से चल रहा है ट्रेड, आज से थोड़ी चल रहा है। हम गुप्ता साम्राज्य, पता है, गुप्ता साम्राज्य के समय से भारत में ट्रेड होता था, मतलब शिप्स आते थे अलग अलग देशों से और जाते थे,
और उसके थ्रू इन्हें पता चल चुका था कि हाँ भैया ऐसा कोई ट्रेड एग्जिस्ट करता है, हम भी अपनी नेवी बना सकते हैं। राजा महाराजा बनाते नहीं थे, उन्हें लगा ये सब तो बिजनेसमैन लोगों का काम है, राजा महाराजा का काम थोड़ी है। राजा महाराजा तो अपना लैंड पे रूल करते हैं, पानी पे थोड़ी करते हैं। ये चीज इनको समझ में आ गई थी कि नहीं भैया राजा है तो पानी पे भी रूल करेंगे, और इन्होंने बना डाली अपनी नेवी। ये बहुत बोल्ड मूव था। इससे मुगल्स और बीजापुर दोनों सल्तनतों की टाई टाई फिस हो गई, क्योंकि बीजापुर सल्तनत जहां पे एक्चुअली ये थे, जिस सल्तनत के अंडर में पुणे आता था, उनके पास ही नेवी नहीं थी। और यहां पे शिवाजी, जिनके पास छोटा सा एरिया है, इनके पास नेवी आ गई है। ये थी क्रेजी बात। 1659 में शिवाजी के साथ क्या होता है, ट्रिक्ड बीजापुर जनरल अफजल खान। अब ये बड़ी शानदार स्टोरी है, बड़े ध्यान से सुनना स्टोरी क्या थी। तो भैया बीजापुर का जो सुल्तान था उस समय, उसका नाम देख लेते हैं, एग्जैक्टली मेरे को याद भी नहीं है और इतना नीड भी नहीं है। हाँ, आदिल शाह 2, दिस वाज आदिल शाह 1, लेकिन हम जिस समय की बात कर रहे हैं वो है आदिल शाह 2। तो आदिल शाह 2 जो था बहुत परेशान हो गया, क्योंकि यहां पे कुछ इस तरीके से मराठा एम्पायर अपना साम्राज्य बिल्ड कर रहा था साइड में, कॉर्नर में। और इससे बड़ा परेशान थे बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह 2 कि यार ये तो बढ़ाता चला जा रहा है। तो उन्होंने अपने शानदार कमांडर अफजल खान को भेजा। अफजल खान जाने जाते थे अपनी चालाकी के लिए कि भैया ये चालाकी से दुश्मन को हरा देते हैं। 10,000 लोगों की फौज भी थी इनके पास, लेकिन ये चालाकी से हरा देते थे। अब होता क्या है, कहानी बहुत मजेदार है। होता यह है कि अफजल खान इनके जस्ट जहां ये रूल कर रहे थे, रायगढ़ में जहां इनका किला था, वहां जाते हैं और वहां जाके उसको बुलाते हैं। बोलते हैं कि हमारी आर्मी खड़ी है, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर कोई लड़ाई नहीं करेंगे। आप शिवाजी आके हमसे मैन टू मैन, एक समझते हैं ना, मर्द से मर्द जो बात होती है, आके हमसे बात करिए और हम आपको माफ कर देंगे और हम आपसे हाथ मिला लेंगे। लेकिन शिवाजी चालू थे, उनको पता था कि कुछ तो चालूपंथी करेगा। तो भैया शिवाजी ने कहा ठीक है भैया मिल लेंगे आके। तो पता चला कि अफजल खान कहते हैं ऐसे तो नहीं मिल पाएंगे, कुछ कंडीशन है। अब आप सोच रहे हो ये सब फोन पे बात हो रही, नहीं बेटा, ये सब लेटर्स पास होते थे। तो उसने बोला कंडीशन, अच्छा बताओ क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप अपने साथ सिर्फ एक बॉडीगार्ड ला सकते हो, और दूसरा आपको कोई वेपन लेकर नहीं आना है, तलवार बंदूक कुछ लेकर नहीं आना है। अब शिवाजी के और कान खड़े हो गए, उनको पता चल गया कि ये तो पक्का कुछ स्कैम है। तो उन्होंने करा क्या कि उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर एक बॉडी सूट पहन लिया। ये बॉडी सूट फिगर वाला नहीं था, ये बॉडी सूट था एक प्रोटेक्टिव आर्मर, लोहे का चेन आर्मर, जो कि आज भी म्यूजियम में रखा हुआ और करीब 40-45 किलो का है वो। तो समझ लो कितना भारी था। और उसके साथ उन्होंने अपने हाथ में उनका एक बहुत ही पॉपुलर वेपन था, वाघ नक्श। आज के टाइम पे नकल कहते हैं, जो अंगूठों में ऐसे फंस जाता था और छुप जाता था। तो हाथ अगर बंद रहो, खोल के रखो तो दिखता था, बंद रखो तो नहीं दिखता था। तो वो जैसे ही मिलने गए और अफजल खान से गले मिले, अफजल खान अरे आओ शिवाजी आओ, गले मिले, और अफजल खान ने छक से उनके पीठ पे मारा छुरा। और ये छुरा, क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्टिव आर्मर पहन रखा था, उनके शरीर में घुसा ही नहीं। लेकिन जैसे ये हुआ, शिवाजी ने तुरंत अपना पंजा खोला और चाक से पंजा मारा, और वाघ नख से वहीं के वहीं अफजल खान की मृत्यु हो गई। अफजल खान की मृत्यु के जैसे ही हुई, तुरंत बिगुल बजे, क्योंकि शिवाजी की आर्मी पहले से छुपी हुई तैयार थी। बिगुल बजे, शिवाजी की आर्मी आई, दोनों आर्मी में फाइट हुई। और क्योंकि अफजल खान की आर्मी में तो अफजल खान ही मर गया था, तो उस आर्मी को लूटने में, हराने में 10 मिनट भी नहीं लगे, मतलब ऑफकोर्स कुछ ही दिन लगे, और फटाफट पूरी वॉर शिवाजी जीत जाते हैं। और इसी के साथ साथ शिवाजी को बहुत बढ़िया आर्मी, बहुत सारा पैसा, सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, अब आओ, अब बात करते हैं आगे। तो अब शिवाजी ने इसी के साथ साथ आगे मुगल जनरल जिनका नाम था शाइस्ता खान के कैंप पे भी इन्होंने रात में अटैक कर दिया। अब शाइस्ता खान बहुत तगड़ा आदमी है। देखो इतना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, दिस इज जस्ट फॉर स्टोरी। जितना यहां लिखा है इतना तुम्हारे क्लास के लिए काफी है। मैं तो तुम्हें कहानी के लिए बता रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट पकड़ने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है। तो अब सुनो शाइस्ता खान कौन था। भैया मुगल्स बहुत परेशान थे कि भैया हमें कैसे भी करके अपना एक्सपेंशन करना है। तो होता क्या है, एक बहुत शानदार कमांडर थे जिनका नाम था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान को डेक्कन में मुगल जो राजा थे उन्होंने लगा दिया कि हाँ भाई डेक्कन में जाओ, और मैं बताता हूं कहां एग्जैक्टली। अरे रुक जा भाई, हाँ, तो भैया यहां पे इस एरिया में लाके पोस्ट कर दिया। अब शाइस्ता खान वो स्मार्ट, तो उन्होंने क्या करा, मतलब उस समय देखो ये सब अहमदनगर हट गया था, उस समय ये जो मराठा है वो इतने बड़े हो गए थे, उनका साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था। तो मराठास के एकदम पास वाले एरिया में शाइस्ता खान जो है
बहुत मजेदार है। शाइस्ता खान जो है, इन्होंने यहां से क्या करा, आगे महाराष्ट्र में पुणे को भी कैप्चर कर लिया, क्योंकि ही वॉज अ गुड कमांडर। लेकिन अब उसको हराना भी तो है, अब उसको हराना है, तो अब देखो क्या होगा, बहुत मजेदार कहानी है। विद अ स्मॉल टीम फोर्सिंग हिम टू फ्ली आफ्टर लूजिंग फिंगर्स। अब देखो मजेदार, मतलब ये कहानी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजेदार। होता क्या है, 1660 में, ठीक है, बहुत मजेदार है, मजा आएगा देखना। 1660 में शाइस्ता खान ने पुणे को कब्जा कर लिया। अब पुणे शाइस्ता खान के अंडर में, पुणे कितना प्यारा था शिवाजी को, क्या करें। और जब उन्होंने पुणे को कैप्चर करा तो उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया कि मराठास पुणे में नहीं आ सकते। लो, आर्मी लगा दी, अब करें क्या, अंदर घुसें कैसे। एक बार 1663 में, 1663 में एक शादी थी पुणे में, बड़ी बड़ी शादी थी, किसी बहुत बड़े होंगे नवाब साहब की। उस शादी में परमिशन मिल गई कि चलो ठीक है मराठास भी आ सकते हैं, लेकिन पूरी फुल सिक्योरिटी थी। होता क्या है कि शिवाजी 400 अपने सैनिकों को लेके, चुपचाप 400 सैनिकों को लेके बारात बन के शादी में घुस जाते हैं। बारात बन के, माइंड यू, बारात के साथ चुपचाप शादी में घुस जाते हैं। और वहां शाइस्ता खान भी मौजूद था। एकदम से मौका पकड़ते ही तलवार निकालते हैं और हरा देते हैं शाइस्ता खान को, और उसकी 3 उंगलियां कट जाती हैं, और फिर उसको छोड़ देते हैं, चल तू जा, निकल। और इस दिन को आज तक वहां पे शिव तेज दिन के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट डे मेरे को याद नहीं है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लगती है। उसकी 3 उंगलियां काट दी, और जब ये बात पता चली, बिल्कुल सोच रहे हो मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक जैसा आज के टाइम पे होती है ना, आर्मी मतलब कैंप में घुस के चुपचाप बिना पता चले हरा दिया। ये थे मतलब ये थे शिवाजी। क्यों आप शिवाजी को ग्रेट मानते हो भाई, ये चीजें, इसीलिए शिवाजी वॉज एक्चुअली ग्रेट। समझ में आ रहा है। अब देखो क्रेजी चीज भाई, यहां पे मुगल्स को पता चल गया था कि यार ये तो बेकार है, शाइस्ता खान उंगली कटवा के आ गया, इसको भेजो वापस, इसको वापस भेज दिया। इसके बाद कई नेवल फोर्टिफिकेशंस करे और मराठास ने और तेजी से एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। इसके बाद होती है सूरत और मुगल चैलेंजेस। सूरत रेड, भैया सबसे पहले सूरत। अब सूरत आप समझो कहां पे है ना, ये समझना पड़ेगा आपको। ये इधर है सूरत, इधर। अब अभी तक मुगल, अभी तक ये क्या कर रहे थे, ये जो इधर डेक्कन सल्तनत थी, दिल्ली की डेक्कन सल्तनत थी, ये अहमदनगर, बिरार, बिदार, इन सारे एरिया पे धीरे धीरे मराठास पावर बढ़ाते जा रहे थे, एंड बढ़ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मुगल्स परेशान थे। लेकिन अब खतरनाक चीज हुई। अब तो भैया मराठा शिवाजी ने जाके सीधे, जैसे ही उन्हें पुणे मिल गया, पावरफुल हो गए वो, और पुणे से जाके उन्होंने कहा अब देखो, अब मैं मुगल आर्मी को चैलेंज करूंगा। उन्होंने सीधे जाके सूरत पे लूट लिया, उन्होंने सूरत पे रेड डाली। तो उन्होंने सूरत को लूटा, जो कि एक बहुत ही रिच मुगल पोर्ट बन गया था। तो सूरत, मुगल्स ने जब इनकी देखा आर्मी, इन्होंने नेवी बना ली, तो मुगल्स ने भी अपना एक पोर्ट बनाया कि भैया हमारा भी पोर्ट है, देख लो भैया सूरत में। गेनिंग ह्यूज वेल्थ, जिससे उनको बहुत पैसा, लगभग आज के जमाने की देखी जाए तो 1 करोड़ रुपए उनको उन्होंने लूट लिया था। लेकिन आप अच्छी बात यह है कि उन्होंने रिलीजियस प्लेसेस और काइंड पीपल जैसे कि मोहनदास पारेख जो थे, इनको छोड़ दिया। और ये मोहनदास पारेख एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी बहुत ऊपर तक पहुंच थी। तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है लंदन गजेट में तब तक, है ना। तो लंदन गजेट, जो कि लंदन का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर था, शिवाजी के बारे में पहली बार लंदन की न्यूज़पेपर में छपता है कि एक ऐसा राजा है जिसने दूसरे एरिया को तो लूटा, लेकिन किसी मंदिर को टच नहीं करा, किसी मस्जिद को नहीं छुआ, किसी भी सही सलामत आदमी को कुछ नहीं करा। सिर्फ जो आर्मी थी, सिर्फ उनसे लड़ाई हुई भाई। लेकिन क्या होता है, उसके बाद मुगल जनरल थे जय सिंह, पुरंदर फोर्ट में ये हार जाते हैं। और पुरंदर फोर्ट में हारने के बाद इनको अपने किंगडम का बहुत सारा पार्ट देना पड़ता है। इनफैक्ट शिवाजी जो है, शिवाजी को औरंगजेब की कोर्ट में भी बुलाया जाता है। शिवाजी हार जाते हैं यहां पे जय सिंह से, और उनको बुलाया जाता है। वहां बुलाने के बाद औरंगजेब उनकी बहुत बेइज्जती करता है, उनको तमीज से पेश नहीं आता है। और इनफैक्ट जब वो ये कहते हैं आगरा में औरंगजेब के, भैया ठीक है, शिवाजी कहते हैं अब मुझे यहां से जाना है, तो औरंगजेब कहते हैं अच्छा तुम्हें यहां से जाना है, अब तुम जाके दिखाओ। तो औरंगजेब शिवाजी को काल कोठरी में बंद करवा दे, मतलब काल कोठरी में नहीं, लेकिन हाउस अरेस्ट पे, कि भैया अब आप यहां से जा नहीं सकते, अब यही आपका घर है। इनफैक्ट उनका बेटा, शिवाजी का जो बेटा था, वो भी वहीं पे था। अब ये दोनों वहां फंसे हुए हैं। आपको पता है निकले कैसे? चालाकी से। बुद्धि बहुत तेज थी, इंटेलिजेंस बहुत तगड़ा था। इन्होंने देखा कि रोज फूल की एक डलिया है जो बाहर जाती है, महल से अंदर आती है, वो बहुत बड़ी। एक दिन ही चुपचाप फूल की डलिया में छुप गए फूलों के अंदर,
और ऐसे बाहर निकल गए और उसके बाद जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच गए। ये वही वाघनख है भैया, ये देख लो, इसी को हाथ में छुपाया था ऐसे 2 उंगलियों में फंसा के अंदर, और इसी से अफजल खान को मारा गया था। अब बात करते हैं फाइनली कोरोनेशन की। देखो याद रखना दोस्तों, मुगल एम्पायर नहीं, मराठा साम्राज्य की शुरुआत करी थी शिवाजी ने, लेकिन मराठा साम्राज्य अपने पीक पे नहीं आया था शिवाजी के टाइम पे। एक अच्छा एस्टैब्लिश्ड किंगडम बन गया था, लेकिन नॉट ऑन पीक। अब पीक किसके टाइम पे आएगा वो आगे बात करेंगे, लेकिन यहां तक समझ में आ गया होगा। 1674 में ही वॉज क्राउंड छत्रपति एट रायगढ़, जो उनका रायगढ़ वाला किला था, जो उनकी कैपिटल थी, वहां पे पूरे संस्कारों के साथ, मतलब पूजा संस्कार के साथ उनको छत्रपति की उपाधि घोषित करी गई। उन्होंने खुद का राज्याभिषेक शुरू करा एंड लेटर कंकर्ड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका फॉर स्ट्रेटेजिक डेप्थ। इसके बाद शिवाजी ने जो है तमिलनाडु और कर्नाटका के भी कुछ पार्ट्स को कैप्चर करा, ताकि हम थोड़ा और अपने लिए वो बना सकें। फाइनली शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 50 साल की उम्र में फीवर से, बट उनकी जो चालाक स्ट्रैटेजीज थी, उनका जो विजन था, वो उन्हें एक लेजेंड बना देता है, जिससे वो अलेक्जेंडर से कंपेयर किए जाने लगे बाय यूरोपियन एंड इंस्पायरिंग लीडर्स लाइक छत्रसल एंड पोएट भूषण। तो कई लोगों ने उनके जो विजन है, उनका जो आइडिएशन है, उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, उसको भैया अलेक्जेंडर से कंपेयर करा कि अगर इनको मतलब किसी और सिचुएशन में रखा जाता तो शायद ये और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, इतने चालाक थे। अब बात आती है शिवाजी के बेटे। ठीक है, अब शिवाजी के बेटे कौन होते हैं देखो। एक सेकंड रुको, हाँ देखो, तो दोस्तों ये है शिवाजी। ठीक है, शिवाजी के 2 बेटे थे। एक का नाम था संभाजी, पता ही है आपको संभाजी। दूसरे का नाम था राजाराम। और आपको पता है एक सीक्रेट बात, शिवाजी के एक हाफ ब्रदर, इनके संभाजी के एक हाफ ब्रदर और थे, जिनका नाम था इकोजी। इनकी हम एकदम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन अभी हम इन दोनों की बात करते हैं। शिवाजी के जाते ही होता क्या है, संभाजी और राजाराम में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। और ये सक्सेशन की वॉर को सबसे पहले जीतते हैं संभाजी, और संभाजी बन जाते हैं राजा। अब देखिए संभाजी एंड द मुगल इन्वेजन, देखो हाँ, अब शिवाजी की डेथ के बाद 1680 में मराठास संभाजी, राजाराम और ताराबाई, ये 3 लोग बचते हैं। संभाजी और राजाराम ये दोनों बच्चे, और शिवाजी की वाइफ ताराबाई, ये 3 लोग। वो ताराबाई नहीं, ताराबाई जो है वो राजाराम की वाइफ है, नॉट शिवाजी की वाइफ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जीजाबाई जो थी वो शिवाजी की वाइफ थी, और वो शिवाजी की मम्मी थी। लेकिन जो ताराबाई हैं उनके बारे में अभी मैं आपको बता दूंगा, इन्हीं की वाइफ है। इन तीनों ने मिलके मुगल्स को पूरा कंट्रोल करा और मराठा साम्राज्य में आने से पूरी तरह रोका। अंत तक, जब तक ये जिंदा थे तब तक मुगल्स कुछ टच भी नहीं कर पाए। देखो अब शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई, उनके जो बेटे थे संभाजी, वो छत्रपति बन जाते हैं। तो छत्रपति संभाजी महाराज, इनके ऊपर भैया पिक्चर भी आई है, आपको पता है कौन सी पिक्चर आई है, संभाजी नाम की, जिसमें विकी कौशल है। ये मुगल उसके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन गए, है ना। मुगल सोच रहे थे भैया चलो अब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब था उस समय रूलर, औरंगजेब ने सोचा अब तो बेस्ट टाइम है, अब तो भैया मराठास को मैं खत्म कर दूंगा, मुझे आखिरकार मेरा जो सपना है डेक्कन पे कब्जा करने का वो कंप्लीट हो जाएगा। औरंगजेब को प्यार था डेक्कन से, उसको डेक्कन एरिया में बस कैसे भी करके रूल चाहिए था। लेकिन अब संभाजी आ गए, जितने ब्रेव शिवाजी थे उतने ही ब्रेव संभाजी थे, उनको भी हराना उतना ही टफ था। औरंगजेब ने इन्वेड करा, बीजापुर को कॉन्कर करा, गोलकोंडा सल्तनत को भी कॉन्कर कर लिया। आखिरकार खूब लड़ाइयों के बाद संभाजी की मृत्यु हो जाती है, संभाजी को हरा दिया जाता है, और जो उनका रायगढ़ कैपिटल था वो भी चला जाता है हाथ से। लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, अभी मराठा साम्राज्य खत्म नहीं होता। उनका जो बेटा है, दूसरा बेटा राजाराम, शिवाजी अदर सन, वो छत्रपति बन जाता है, और छत्रपति बनके वो कहां भाग जाता है, वो चला जाता है तमिलनाडु, है ना, बचने के लिए, क्योंकि उसको पता है संभाजी को तो मार दिया, अगर मैं यहां रहा तो औरंगजेब मुझे भी मार देगा। तो वो जाता है तमिलनाडु साउथ में, और वहां जाके मुगल मराठा कन्फ्लिक्ट को बढ़ाता है साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया के रूलर्स की पावर लेके। मराठास जो थे उन्होंने फियर्सली डिफेंड करे अपने फोर्ट, लेकिन आखिरकार ऑफन डिफीटेड मुगल्स इन बैटल, और कई बार उन्होंने मुगल्स को बैटल में हरा भी दिया, जिससे औरंगजेब कभी भी फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पाया डेक्कन अंटिल हिज डेथ। मतलब औरंगजेब की मृत्यु हो गई,
लेकिन वो फुल्ली कभी डेक्कन को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसका सपना सपना ही रह गया। अब देखो ताराबाई, ताराबाई जो कि राजा राम की रानी थी, जो मैंने आपको बताया है ना, यहां पे कंफ्यूज हो रहे थे। ताराबाई कहां गई, हाँ, जो ताराबाई है वो राजा राम की वाइफ है, राजा राम की रानी है, राजा राम क्वीन। इन्होंने मराठास को लेड करा मुगल टेरिटरीज में इन्वेड करने के लिए। मतलब एक होता है डिफेंड करना, औरतें डिफेंड कर रही हैं कि लो हमारे एरिया पे कोई कैप्चर ना कर पाए, भैया ये तो इन्वेड कर रही हैं, ये जाके सामने से कब्जा कर रही हैं, तो समझ लो आप कितनी खतरनाक थी। इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बहुत जरूरी है। अब बात आती है आगे, द मराठास आफ्टर शिवाजी। अब शिवाजी की मृत्यु हो गई, जो शिवाजी के बाद जो इंपॉर्टेंट थे वो थे संभाजी, संभाजी की मृत्यु हो गई। संभाजी के बाद जिसमें पावर थी वो थे राजा राम, लेकिन राजा राम तमिलनाडु चले गए। लेकिन मराठा स्टेट तो अभी भी है, और मराठास ने किया क्या था, राजा था लेकिन राजा के अंडर भी तो बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, तो उन पोजीशंस पे जो लोग थे, अब उनकी बात देखो। पेशवा पावर एंड एक्सपेंशन, तो जो मराठा पावर था वो बहुत ही लेस सेंट्रलाइज्ड हो गया था, विद रीजनल चीफ्स एंड द पेशवास गेनिंग मोर पावर देन द छत्रपति। तो होता क्या था, मराठास ने शिवाजी ने एक सिस्टम बनाया था जिसको कहते हैं अष्ट प्रधान मंडल। अभी हम पढ़ेंगे भी उस सिस्टम को, लेकिन इजी भाषा में समझाता हूं तब ये स्टोरी क्लियर हो जाएगी। अष्ट प्रधान मंडल ये कहता था कि देखो मैं तो राजा हूं, लेकिन एक राजा बिना अपने मिनिस्टर्स के बेकार है, तो मुझे हर एक फील्ड का एक एक्सपर्ट चाहिए। तो एक मेरा प्राइम मिनिस्टर होगा जिसको हम कहेंगे पेशवा, है ना, या प्रधान कहेंगे, है ना, एक फाइनेंस मिनिस्टर होगा, एक रिलीजन मिनिस्टर होगा, ऐसे ही या 8 मिनिस्टर्स थे। उसमें से जो सबसे पावरफुल था वो था पेशवा, ही वाज लाइक प्राइम मिनिस्टर, और उसका काम था पॉलिसीज बनाना, मैनेज करना। अब हुआ क्या, क्योंकि यहां पे औरंगजेब तो पीछे पड़ा हुआ था कि कैसे भी करके मैं बस शिवाजी का खून खत्म कर दूं। इतने बीच में जो पेशवास थे दे बिकेम पावरफुल, क्योंकि पेशवा ही तो शहर और सारे एरिया को चलाते थे, तो पेशवास पावरफुल होने शुरू हो गए। ऐसे करके पेशवास पावरफुल होते हैं। तो पहले जो पेशवा थे वो थे पावरफुल पेशवा बाजीराव वन, और उनके बेटे नाना साहेब पेशवा, ये दोनों इतने पावरफुल थे। इनका आपने पिक्चर भी देखी होगी ना, जिसमें रणवीर सिंह है, पिक्चर का नाम कमेंट करना। तो भैया पेशवास जो थे ये बड़े पावरफुल हो गए, और धीरे धीरे ये पेशवास मराठास के सबसे पावरफुल रूलर्स कहलाए जाने लगे। आपको पता है पेशवा बाजीराव के टाइम पे ही जो पूरा मराठा साम्राज्य है वो अपने पीक पे चला गया था। वो इतना पीक पे चला गया था कि इनफैक्ट मुगल एम्पायर, इनफैक्ट एक फोटो भी आएगा, ये देखो, ये आपको जो पूरा दिखाई देता है, जितना मराठा साम्राज्य कहां तक दिखाई दे रहा है, एटॉक, पेशावर, देख रहे हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक चले गए हम, लाहौर, दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर, ये सारा जब पेशवा थे उनके कंट्रोल में आ गया था। लाहौर, एटिक, पेशावर, नाउ इन पाकिस्तान, डिस्पाइट अ मेजर डिफीट इन पानीपत। अब होता क्या है, अब डिक्लाइन पे आते हैं, अब नीचे जा रहा है कहानी। अब यहां तक सब सही चल रहा है, अंग्रेज इधर से अंग्रेज अपनी पावर बढ़ाए जा रहे हैं। बंगाल में अंग्रेजों ने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद पूरा एरिया कब्जा लिया है। अब इधर 1761 आ गया, मतलब बैटल ऑफ प्लासी हो गई, सब हो गया। 1771 मतलब 1761 में क्या होता है, अफगान्स के साथ बैटल ऑफ पानीपत होती है। अफगानी रूलर आ जाते हैं, बैटल ऑफ पानीपत होती है। इस बैटल ऑफ पानीपत में बुरी तरह हार जाते हैं बेचारे मराठास। हारने के बावजूद भी पेशवा माधवराव वन कैसे ना कैसे करके दिल्ली को रिकैप्चर करते हैं 1771 में, अंडर द महादजी शिंदे, जो महादजी शिंदे के अंडर में। अब जो मराठास थे वो रूल बहुत अच्छा करते थे, लेकिन उनको रीजनल चीफ के कारण भाई कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। मतलब अब शिवाजी तो चले गए, और राजा राम भी पता नहीं साउथ में जाके अपना कुछ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो पेशवास हैं, इन पेशवास में अलग अलग ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि शिवाजी की आइडियोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, उनको चाहिए नहीं स्वराज। तो अगर स्वराज नहीं चाहिए तो कई बार वो मुगल से हाथ मिला ले रहे हैं। तो इस तरीके की दिक्कतें कई बार देखने को मिली कि शिवाजी की वैल्यू से सब लोग मानते नहीं थे। देखो, लाइक कॉजिंग हार्म ड्यूरिंग द 10 ईयर कैंपेन इन बंगाल। बंगाल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बंगाल में इन्होंने अंग्रेजों को रोका नहीं। दिस वॉज द प्रॉब्लम। लेट 18th सेंचुरी में मराठास वर द मेन राइवल्स टू द ब्रिटिश, और एक समय ऐसा आ गया जब 18th सेंचुरी आ गई, मतलब 1757 ये 1790 के आसपास, ये समय ऐसा आ गया जब सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे अंग्रेजों के ये मराठा। जहां देखो मराठा, भैया पूरे भारत में तो मराठा थे। मराठा को अगर हरा दिया, क्योंकि मुगल्स तो भैया इतने से रह गए थे, यहां कॉर्नर में बेचारे मुगल रह गए थे, यहां पे अंग्रेजी सरकार आ गई थी, ब्रिटिशर्स थे, और नीचे साउथ में आपके इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे। तो बस इनको हराना था कैसे ना कैसे करके मराठास को। ये लाइन देखो, द ब्रिटिशर्स इफेक्टिवली टुक कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द मराठास मोर देन फ्रॉम द मुगल्स और एनी अदर पावर।
तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इफेक्टिवली जितना इंडिया मराठास से लिया है उतना किसी से नहीं लिया, ना मुगल से, ना कि किसी अदर पावर से। हम कहते हैं ना मुगल बहुत बड़ी पावर थी, मुगल बहुत पावर यार, मुगल यार कमाल यार मुगल, लेकिन कुछ नहीं थे। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उस समय पे सबसे पावरफुल थे मराठास, एंड मराठास का ही साथ नहीं दे पा रहा था कोई भी। इनफैक्ट देखो नाना फडणवीस जो थे एक पावरफुल रूलर थे अंडर द पेशवा, मतलब बहुत बड़े ऑफिसर थे। इनको क्रेडिट किया जाता है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट पैन इंडिया एंटी ब्रिटिश अलायंस। इन्होंने पहली बार एक एंटी ब्रिटिश अलायंस बनाया। इन्होंने ओल्ड एडवर्सरीज जैसे कि हैदर अली जो कि मैसूर के राजा थे, हैदराबाद के निजाम, इन सब को बुलाया कि हम सब मिलके अंग्रेजों के खिलाफ मिलके लड़ाई लड़ते हैं। ये पहली लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ जहां लोग मिले थे। अब बात करते हैं भैया, अब यहां से स्टोरी खत्म होती है ऐसे करके, मैं आपको खुद ही बताता हूं, इसमें ज्यादा लिखा नहीं है। लेकिन फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है जहां पे मराठा जीत जाते हैं और एक ट्रीटी ऑफ सलबाई हो जाती है 20 साल के लिए सुलह। फिर सेकंड मराठा वॉर होती है जहां पे कई जो कम्युनिटीज थी मराठास की, जैसे होलकर और ये सब, इन सब में से कुछ कम्युनिटीज को हरा दिया जाता है और कुछ एरिया चला जाता है। और फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, थर्ड बैटल एंग्लो मराठा वॉर में पूरी तरह जो मराठास पावर थी वो हार जाती है। और उसके बाद थर्ड बैटल के बाद पूरा का पूरा इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाता है। ये थी मराठास की कहानी। ठीक है, अब हम अगला आगे का पार्ट बहुत फटाफट कवर करेंगे, बिकॉज वो सब क्या है, थ्योरी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो शिवाजी बहुत ही विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये बात आपको अच्छे से पता है ना। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अ रोबस्ट मराठा एम्पायर। भाई उन्होंने एक फाउंडेशन रखी बहुत शानदार मराठा एम्पायर की, जहां पे उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, है ना, उसके साथ साथ इनोवेटिव मिलिट्री स्ट्रैटेजीज और एक पावरफुल नेवी, इन सब के साथ साथ इवन वाइल फोस्टरिंग ट्रेड एंड अ फेयर जुडिशियल सिस्टम, कि भैया ये सब लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ट्रेड, नेवी, सारी चीजों का मैनेजमेंट उन्होंने बहुत शानदार तरीके से करा था। अब देखो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, आम लोगों का कैसे मैनेजमेंट होता था। शिवाजी ने एक सेंट्रलाइज्ड सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन चालू करा था, जहां पे हेरिडिटरी ऑफिसेज एंड लैंड ग्रांट एडमिनिस्ट्रेशन बाय अबॉलिशिंग, देखो समझो, अबॉलिशिंग इज द कीवर्ड हियर बेटा। अबॉलिशिंग यानी कि इन्होंने कहा कि भैया राजा का बेटा नहीं बनेगा राजा, अब अगर काबिल होगे तो राजा बनोगे। ये ऐसा नहीं होता है कि तुम राजा का बेटे हो तो तुम राजा बन जाओ, ना ऐसा नहीं होगा। ऑफिशियल्स को रेगुलर सैलरीज दी जाती थी स्टेट ट्रेजरी में से, और उन्हें अक्सर ट्रांसफर भी किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पे। He ensured welfare of soldiers families by granting pension. इनफैक्ट सोचो पेंशन तक मिलती थी कि भैया आप कोई बात नहीं, अगर आपकी डेथ हो गई या आप रिटायर हो गए तो आपको फिर भी पैसे मिलते रहेंगे, आपका घर परिवार भी तो है। The administration was managed with the help of अष्ट प्रधान मंडल, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए अष्ट प्रधान मंडल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी अगले पेज में दिखाऊंगा अष्ट प्रधान मंडल क्या है। और मराठास जो थे, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो, टैक्स। मराठा की सबसे बढ़िया चीज टैक्स, इनके में दो बहुत मेजर टैक्स आते हैं। एक का नाम है चौथ यानी कि आपने जितना भी उगाया है फसल उसका 1/4 आप हमें दे दो, 25% हमारा। आपको लग रहा होगा अरे यार ये तो बहुत ज्यादा है, मतलब मराठा लोग तो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, अपने लोगों से टैक्स ना, अपने लोगों से नहीं लेते थे, दूसरे किंगडम से, आसपास के किंगडम जहां पे ये पावर बढ़ा रहे हैं, ताकि वहां के रूलर्स को ये फोर्स कर सकें कि भैया नहीं हमसे हारना पड़ेगा तुम्हें। तो जो इनका साथ नहीं देता था मराठास का, जो इनके अंडर में नहीं आता था, उनसे चौथ और सरदेशमुखी 10% टेरिटरी, 10% जितनी भी टेरिटरी वो आपको देनी पड़ती थी इनको। बट दे प्रोटेक्टेड बट डिड नॉट डायरेक्टली रूल। वो एरिया जहां पे ये प्रोटेक्शन तो देते थे लेकिन डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, सिर्फ उन एरियाज में। समझ में आया? जो इनके डायरेक्ट रूल में आ जाता था उनसे कोई टैक्स नहीं है, जो डायरेक्ट रूल में नहीं आया उनसे टैक्स है। शिवाजी ने अपने कॉइन्स तक बनाए जिसपे उनके खुद के नाम के, ताकि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस हमें मिल सके, हम ऐसा ना हो अंग्रेजों के ही गुलाम बन जाए। अब ये देख लो भैया अष्ट प्रधान मंडल, सिंपल मैंने बताया 8 मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, न्यायाध्यक्ष, न्यायाधीश, हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, कमांडर इन चीफ, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इंटेलिजेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ये 8 मिनिस्टर हैं, इनके 8 नाम हुआ करते थे। और ये पूरा सिस्टम सोचो कब बना दिया था, आज भी हम इसी तरीके का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि उनकी मिलिट्री कैसी थी, तो देखिए मिलिट्री जो थी शिवाजी के टाइम से, मतलब शिवाजी के टाइम से 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। मराठा मिलिट्री कंसिस्टेड ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी एंड नेवी। सबसे पहले इन्फेंट्री, कैवलरी एंड नेवी। इन्फेंट्री यानी कि पैदल लड़ने वाले लोग, कैवलरी यानी कि वो लोग जो घोड़े पे लड़ते हैं, और नेवी आपको पता है शिप से। अब ये जो कैवलरी थी, जो घोड़े वाले लोग थे, ये 2 में डिवाइडेड थे। पहले थे बारगीर यानी कि स्टेट पेड, अब समझ रुकना, और दूसरे थे शीलदार्स
ये सेल्फ इक्विप्ड थे। अब समझो, कुछ लोग जो मराठा की आर्मी है, मतलब मराठा के जो सरकार है, मेन राज्य है, कुछ लोग उसके अंडर में वो है, वो सब बारगीर कहलाते थे, इनको सरकार से सैलरी मिलती थी। लेकिन मराठास में जो पेशवा हुआ करते थे या जो अलग अलग कमांडर थे अलग अलग एरिया के, उनके पास पावर थी कि वो अपनी इंडिपेंडेंट फौज बना सके, और उनकी सैलरी मराठा साम्राज्य नहीं देती थी, उनकी सैलरी वहीं का जो कमांडर था वो वहीं के लोगों से टैक्स लेके उनकी सैलरीज दिया करता था, इंडिपेंडेंट। तो इन्हें कहा जाता था शीलदार, है ना, शिलेदार, और ये सेल्फ इक्विप्ड थे। 18th सेंचुरी में मराठास ने यूरोपियन स्टाइल डिसिप्लिन और आर्टिलरी को फॉलो करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि यूरोपियन लोग कैसे लड़ते हैं, क्या टेक्निक्स है, उनका क्या डिसिप्लिन है, क्या चीजें यूज करते हैं, वही सब। विद महादजी शिंदे क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, महादजी शिंदे ने एक बहुत शानदार आर्मी बनाई। उनके वेपन्स में क्या क्या आता था, स्वॉर्ड, लेंस, गन्स, ये सारी चीजें बाय अराउंड 1770। मेटल ट्यूब रॉकेट्स whose use began in शिवाजी's टाइम, मेटल ट्यूब रॉकेट भैया फोड़ते थे वो लोग। फोर्ट जो थे वो सेंट्रल टू मराठा मिलिट्री स्ट्रेंथ थे, हेल्पिंग कंट्रोल रूट्स एंड सपोर्ट गोरिल्ला वॉरफेयर। जो फोर्ट थे वो ऐसे होते थे जो गोरिल्ला वॉरफेयर को सपोर्ट कर पाए। शिवाजी मिनिस्टर जो थे रामचंद्र पंत अमत्य इन आज्ञापत्र डिस्क्राइब फोर्ट्स एज द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट। वो अपनी एक किताब में बताते हैं कि जो फोर्ट होता है वो आपकी सबसे बड़ी नींव है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग रूलर बन सकते हो, क्योंकि आपका फोर्ट अगर अच्छे से बना हुआ है, उसकी प्रोटेक्शन अच्छी है, तो कोई भी आप पे जल्दी से अटैक नहीं कर सकता। समझ में आया? ये आपकी बात आ गई कि कैसे इन्होंने मैरीटाइम सुप्रीमेसी, इंडियन नेवी के फाउंडर है भैया ये। शिवाजी ने एक ऐसी नेवी बनाई जिससे वो वेस्ट कोस्ट को सिक्योर कर सके 18th सेंचुरी में। उसके बाद कान्होजी आंग्रे ने लेड इट टू विन मेनी बैटल। जो इनके कमांडर थे, जो नेवी के कमांडर थे कान्होजी आंग्रे, इन्होंने कई बैटल्स जीती यूजिंग क्लेवर ज्योग्राफी एंड टैक्टिक्स डिस्पाइट लेस एडवांस्ड शिप। एडवांस्ड नहीं थी शिप, लेकिन दिमाग था, बुद्धि थी, इस बुद्धि को यूज करते थे। यूरोपियंस फोर्स इंडियन शिप्स टू बाय ट्रेड, जिसको कार्टेस कहा जाता था। अब ये यूरोपियंस जो थे बड़े बदतमीज लोग थे, ये फोर्स करते थे इंडियंस को, इंडियन शिप्स टू बाय ट्रेड पास, कि भैया ये कहते थे सिंपल है, अगर हमको इधर से निकलना है तो टोल दो, टोल टैक्स, है ना, यहां से निकलना है हमें पैसे दो तब हम निकलने देंगे। भैया तुम बाहर से आए हो, हम यहीं के लोग हैं, तुम हमसे टैक्स लोगे, अबे आए बड़े। बट जो मराठास थे इन्होंने इसको चैलेंज करा, डिमांडिंग पासेस फ्रॉम यूरोपियन, फ्रस्ट्रेटिंग देम एंड ईयरिंग कान्होजी आंग्रे द लेबल ऑफ पायरेट। और हुआ क्या, सबसे तगड़ी चीज, कान्होजी आंग्रे जो हैं उनको यूरोपियंस ने पता क्या लेबल दे दिया कि ये तो पायरेट हैं। पायरेट यानी कि जानते हो ना, पायरेट यानी कि डाकू हैं, कि भैया ये टैक्स वैक्स नहीं देते, ये तो डाकू हैं। सोच रहे हो, ये हाल था। मराठा शिप्स अटैक्ड इंग्लिश शिप्स, मराठा शिप्स जो थे इंग्लिश शिप्स को अटैक कर देते थे। देख लो भैया यहां पे, ये रियल फोटोज हैं, एक्चुअली इनकी लड़ाई होती थी। जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं फटाफट। तो मराठास के पास एक फेयर जुडिशियल सिस्टम था, जहां पे बहुत कम कैपिटल, पैसों की पनिशमेंट नहीं थी, पैसा नहीं देना होता था, लोकल पंचायत होती थी जो कि जस्टिस डिसाइड करती थी। पीपल जो है उसके बाद अपील टू अ मराठा चीफ, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भाई उनको इंसाफ नहीं मिला तो किसी भी मराठा चीफ के पास जाके डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई मुझे सही से इंसाफ नहीं मिला। बड़े टाउन जैसे पुणे और इंदौर में एक कोतवाल भी होता था, वॉज अपॉइंटेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मतलब पुलिस भी बनती थी जो कि शहर के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करती थी। ट्रेड नेटवर्क की बात करें तो शिवाजी ने ट्रेड को बहुत एनकरेज करा है। उन्होंने कई शिप्स ओन करी और कई सामान जैसे गोल्ड, टेक्सटाइल, फार अवे पोर्ट जैसे मोका यमन में, मस्कट ओमान में, मलेशिया तक में बिजनेस करा। मराठास ने बिल्ट एंड मेंटेन रोड्स, ब्रिजेस, फेरी नेटवर्क इन प्लेसेस जैसे कि उड़ीसा, जहां पे रिवर ट्रांसपोर्ट हो सके। आप समझ रहे हो, अपनी रोड्स बनाई है, अपनी फेरी नेटवर्क, फेरी मतलब बोट के साथ आना जाना सिस्टम चल रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कल्चरल रिवाइवल की। तो शिवाजी ने कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या दिए, इनका जो विजन था स्वराज्य, सबसे पहले तो ये विजन देख लो भाई ध्यान से। इनका जो विजन था स्वराज्य, ये हमें देखने को मिलता है इनकी एक सील में, जहां पे इन्होंने संस्कृत का इस्तेमाल करा है। शिवाजी की एक सील थी, है ना, जहां पे इन्होंने संस्कृत इंस्क्रिप्शन लिखा है इंस्टेड ऑफ पर्शियन। जहां पूरे भारत में पर्शियन चलती थी, ये संस्कृत यूज करते थे। क्यों? क्योंकि ये जानते थे द रूल वॉज फॉर द पीपल्स वेलफेयर लाइक अ ग्रोइंग मून। ये इन्होंने लिखा है इस पे कि जो मेरा साम्राज्य है वो एक किसकी तरह है, लाइक अ ग्रोइंग मून, जो लोगों की हेल्प करेगा। उन्होंने राज्य व्यवहार कोश, एक ट्रीटी बनाई रिप्लेसिंग पर्शियन वर्ड विद संस्कृत वन, डिप्लोमेसी बूस्टिंग द मराठी लैंग्वेज। मराठी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक ट्रीटी भी करी, जहां पे उन्होंने राज व्यवहार कोश बनाया, मतलब एक प्रॉपर एक अलग कमिटी बनाई जो यही सब चीजें मैनेज करेगी। वो एक हिंदू थे, मतलब पक्के हिंदू थे वो, लेकिन वो बाकी सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे। शिवाजी रिस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स।
उन्होंने कई डैमेज मंदिर बनवाए, संस्कृत को प्रमोट करा, मराठी लिटरेचर को प्रमोट करा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनवाए और ट्रेडिशनल आर्ट्स। उनकी जो सक्सेस थी माइटी एम्पायर को हराने में, उसने दिखा दिया इंडिया को दे कुड बिल्ड एंड मैनेज देयर ओन एम्पायर। उन्होंने समझाया कि भैया हमें जरूरत नहीं है बाहर के लोगों की, हम भारतीय लोग, यहीं के रहने वाले लोग, हम काफी हैं। हम चाहें तो अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो हम इन बाहर के लोगों को हरा के अपने देश में खुद स्वराज कर सकते हैं। अब बात करते हैं द क्वींस की, द माइटी मराठा वुमेन, जहां हम ताराबाई और अहिल्याबाई होलकर दो लोगों की बात करेंगे। ताराबाई जो थी बहुत बोल्ड और स्ट्रेटेजिक वॉरियर क्वीन थी, जिन्होंने मराठा एंपायर को लीड करा 18th सेंचुरी में, जब उनके हस्बैंड राजा राम की डेथ हो जाती है तमिलनाडु में, आपको बताइए। उसके बाद उन्होंने सेंस करा कि औरंगजेब का जो फोकस है वो कहां बढ़ रहा है, फोकस ऑन द डेक्कन लेफ्ट नॉर्दर्न इंडियन वैल्यू नलनरेबल, शी लॉन्च पावरफुल मराठा कैंपेन इनटू मुगल टेरिटरी। जब उन्होंने देखा कि भैया औरंगजेब जो है वो तो पूरा आ गया डेक्कन में, नॉर्थ इन्होंने छोड़ दिया गधे ने, तो इन्होंने जाके चालाकी से नॉर्थ पे कब्जा कर लिया। उनकी जो लीडरशिप थी बहुत शार्प थी, मिलिट्री टैक्टिक्स बहुत शानदार थे फॉर द मराठा एक्सपेंशन इनटू द नॉर्थ एंड सेफगार्डेड द एम्पायर ड्यूरिंग वन ऑफ इट्स मोस्ट चैलेंजिंग टाइम। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ऐसे समय पे इन्होंने बहुत साथ दिया मराठा साम्राज्य का। ऐसी ही थी इतनी ब्रेव द अहिल्याबाई होलकर, जो कि एक फॉर्मिडेबल रूलर थी होलकर डायनेस्टी की, मतलब ये भी उसी की तरह के, मतलब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो ये भी रानी बन गई। इन्होंने गवर्न करा विद विजडम एंड कंपैशन 30 साल तक। ये भी एक डेवो पैट्रोन थी रिलीजन और कल्चर की। तो इन्होंने लड़ाई झगड़ों के साथ साथ कई हिंदुस्तान, काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, सोमनाथ टेम्पल, बहुत सारी चीजें बनवाई इन्होंने। शी ऑल्सो चैंपियनड पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, मतलब उन्होंने कई पब्लिक वेलफेयर, समाज की भलाई के लिए भी कई प्रोजेक्ट करे, जैसे कि महेश्वर हैंडलूम ट्रेडिशन, एक भारतीय ट्रेडिशन था जहां पे महेश्वर तरीके से क्या होता था, एक हैंडलूम, हाथ से कपड़ा बनाया जाता था। इन्होंने लोगों को समझाया कि नहीं, आप ये अंग्रेजों की बात छोड़ो, आप जो अपना ट्रेडिशन है उसको लाओ ना, बाहर में जाए जो लोग कहते हैं। अब कल्चरल सपोर्ट बाय सक्सेसर, जो सक्सेसर थे शिवाजी के सक्सेसर जैसे कि भोसले ऑफ नागपुर, सपोर्टेड लोकल कल्चर, रिवाइविंग वर्शिप ऑफ जगन्नाथ एट पुरी इन ओडिशा व्हिच हैड बीन डिसरप्टेड अंडर द मुगल रूल। शिवाजी के जो सक्सेसर्स थे वो आज तक, इनफैक्ट आज भी आप महाराष्ट्र में जाओगे तो आपको शिवाजी की एक्सट्रीम रिस्पेक्ट मिलेगी, पूरे भारत को करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन वहां के लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। मराठा औरतें हैं जैसे कि ताराबाई, अहिल्या होलकर, इन्होंने अपने कल्चरल कंट्रीब्यूशन को बहुत सिग्निफिकेंट बनाया, विच आर डिटेल्ड फर्दर इन दिस चैप्टर, मतलब ऑब्वियसली हमने पढ़ी लिया, विच वाज डिटेल्ड फर्दर इन दिस चैप्टर। ठीक है, लास्ट में ये एक मोदी स्क्रिप्ट है, एक कर्सिव जो है देवनागरी की स्क्रिप्ट देख लो, अ सैंपल ऑफ छत्रपति साहू महाराज हैंड रिटन इन द मोदी स्क्रिप्ट, हाथ से लिखा हुआ है छत्रपति साहू जी महाराज ने, वाज द मेन स्क्रिप्ट यूज्ड बाय मराठास फॉर देयर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि अपने मेन सरकारी कामों के लिए यही भाषा यूज की जाती थी। अब लास्ट में आ गए हम थंजावुर में। इकोजी, जो कि सॉरी शिवाजी के बेटे नहीं थे, शिवाजी के हाफ ब्रदर थे, शिवाजी के हाफ ब्रदर थे, उन्होंने थंजावुर जो कि एकदम साउथ तमिलनाडु, साउथ में पड़ता है, उसको कैप्चर कर लिया और वहां पे मराठा रूल शुरू किया, जहां पे तमिल, तेलुगु, मराठी कल्चर का मिक्सर बन गया, तीन कल्चर मिक्स हो गए। उसके बाद सरफोजी टू जो कि उनके बाद आए, was a learned ruler who knew many language, वो एक ऐसे राजा थे जिनको कई भाषाएं आती थी और उन्होंने कई मराठी प्ले लिखे जैसे देवेंद्र कुरवान जी, और बहुत पॉपुलर है ये प्ले, छोटे मोटे नहीं है बेटा, ये बहुत पॉपुलर प्लेस की बात हो रही है। उन्होंने पैट्रोनाइज करी कार्नेटिक म्यूजिक, भाई सोच रहे हो आप, उन्होंने म्यूजिक बनाया, सपोर्ट करा अर्ली डेवलपमेंट ऑफ भरतनाट्यम भाषा को सपोर्ट करा। जो सरफोजी थे उन्होंने धनवंतरी महल फाउंड करा फॉर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एस्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बाय नेटिव रूलर। कैन यू इमेजिन, इन्होंने पहला एक ऐसा धनवंतरी महल बनाया जहां पे फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद इन्होंने इंडिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस भी शुरू करी, तो इंडिया के पहले रूलर थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई। He inscribed the Bhosle family history on the बृहदेश्वर टेम्पल वॉल्स फॉर फ्यूचर नरेशन। उन्होंने अपने परिवार की पूरी हिस्ट्री, जो भोसले फैमिली की हिस्ट्री है, उसको बृहदेश्वर टेम्पल पे लिखवा दिया ताकि जन्मों जन्म तक, मतलब सालों साल तक लोग इस इतिहास को कभी भूले ना। ये लास्ट में आपके सारे की पॉइंट्स आ गए, जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं, एंड इसी के साथ हमने ये पूरा शानदार जानदार चैप्टर समाप्त कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। मजा आया तो कमेंट में लिखना मजा आया, एंड एक बार छत्रपति शिवाजी ओपी भी कमेंट में करते जाना ऑब्वियसली। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, लव यू ऑल एंड जय हिंद, बाय बाय।